हम सब जानते हैं कि हमारे देश में आजकल थोड़ा ऐसा ही माहौल चल रहा है, कुछ कन्फ्यूजन का, कुछ टेंशन का, कुछ नाराजगी का, कुछ प्रोटेस्ट का। हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनके मन में शक है नागरिकता को लेकर, कहीं उन्हें निकाल तो नहीं दिया जाएगा, कहीं कोई उनसे सबूत तो नहीं मांगेगा। ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक ऐसी शख्सियत की तलाश थी जो कानून को भी जानता हो और कुरान को भी जानता हो, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो सियासत को भी जानता हो, समाज को भी समझता हो, जो हिंदू को भी जानता हो, मुसलमान को भी जानता हो, जो गीता भी जानता हो और इस्लाम भी जानता हो। और आज ऐसी शख्सियत को आपकी अदालत में हम पेश कर रहे हैं। हमारे मेहमान आज के केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। और आज के इस खास मुकदमे के लिए हमारे जज हैं जो इस्लाम को जानते हैं, वेदों को जानते हैं और इस्लामिक कंट्रीज की डिप्लोमेसी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेखक हैं, विचारक हैं, डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। और इससे पहले कि हम आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज डॉक्टर वैदिक की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। और इससे पहले कि मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नजर डालेंगे आरिफ मोहम्मद खान के पॉलिटिकल करियर। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजनीति में पहला कदम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पॉपुलर स्टूडेंट के तौर पर रखा। आरिफ मोहम्मद खान एएमयू के प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद उत्तर प्रदेश असेंबली का चुनाव जीते। आरिफ मोहम्मद खान 4 बार लोकसभा के लिए चुने गए। राजीव गांधी और वीपी सिंह की सरकारों में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आरिफ मोहम्मद खान की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने शाहबानो के केस पर मतभेद के कारण राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। 2007 में आरिफ मोहम्मद खान ने सक्रिय राजनीति छोड़कर पढ़ाई लिखाई पर वक्त लगाया। 2010 में कुरान पर लिखी इनकी किताब काफी चर्चा में रही। इस्लामिक स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के साथ साथ संस्कृत, फारसी और अरबी के भी जानकार हैं। इन्होंने कुरान के साथ साथ रामायण, गीता और वेदों का भी गहराई से अध्ययन किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट आरिफ मोहम्मद खान अपनी बात बेबाकी से कहने के लिए मशहूर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम केरल के राज्यपाल जानमाने स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान पर। आपकी अदालत में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पर आरोप है कि ये नागरिकता कानून थोप रहे हैं। आरिफ साहब, आप केरल के राज्यपाल हैं। केरल की असेंबली ने ये नागरिकता संशोधन जो कानून था इसका विरोध किया, इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया। आप कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो कर नहीं सकते। मैंने ये नहीं कहा कि उनको अधिकार नहीं है रेजोल्यूशन पास करने का। मैंने ये कहा है कि ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, और अगर वो ये दलील देते हैं कि ये पब्लिक इंस्ट्रक्शन के लिए है तो फिर उनका ये नैतिक दायित्व था कि फिर वो पूरी कहानी को कि पाकिस्तान में लगातार उन लोगों पर जिनको महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही शब्द प्रयोग किए हैं कि जहां पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यक, कहीं पे शब्द प्रयोग किया गया है गैर मुस्लिम, कहीं सीधा सीधा कहा गया है हिंदू और सिख आबादी पर जो अत्याचार किए हैं, जो परसिक्यूशन किया है, और जिस तरह वो छोड़ने पे मजबूर हुए, वो अपनी जान बचा के, अपनी इज्जत बचा के भागे हैं पाकिस्तान से। तो फिर वो बात भी कही जानी चाहिए थी और उस पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए था। वो लोग जो पाकिस्तान में रह गए, ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे साथ, हमारे नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों से आजादी चाहते थे, देश आजाद हो गया, लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आखिरी समय में पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली बनाने की, तो ये लोग तो उसके शिकार बन गए। इन्होंने तो देश का विभाजन नहीं मांगा था, लेकिन पाकिस्तान ने बनने के बाद एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जिसमें पाकिस्तान को मुस्लिम स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। अब मुस्लिम स्टेट अगर कानूनी तौर पर डिक्लेयर किया गया है तो फिर वहां पर रहने वाला हर गैर मुस्लिम जिम्मी हो जाता है। जिम्मी का मतलब यह है उसको कितना संरक्षण दिया जाना है, क्या अधिकार दिए जाने, इसका फैसला वो खुद नहीं कर सकता। इसका फैसला वो करेंगे जो सरकार में बैठे हुए हैं। तो क्या इन लोगों ने पार्टीशन मांगा था कि हम जिम्मी बन जाएं? ये तो उस फैसले के शिकार हो गए जो फैसला हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने आखिर में पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करके, और उसका नतीजा क्या हुआ कि जिस चीज के खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन अब जो ये नया देश बना इसमें इनकी हैसियत अंग्रेजों के गुलाम की हैसियत से ज्यादा खराब हो गई। तो उनके प्रति हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी है या नहीं? साहब, इससे तो कोई शिकायत किसी को नहीं है कि जिनका परसिक्यूशन हो रहा है उनको भारत में अगर नागरिक बना दिया जाए, लेकिन मुसलमानों को बाहर छोड़ दिया, इससे प्रॉब्लम है। नहीं, मुसलमान देखिए, हिंदू हो जाएंगे, जैन हो जाएंगे, क्रिश्चियन हो जाएंगे। मैं बताता हूं आपको। ये अपने आप में दलील, इसका मतलब है कि हमने चीज को पूरी तरह समझा नहीं। आप शब्दों पर गौर करिए, जो शब्द इस्तेमाल हुए, अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं, मेरे पास हैं। मौलाना आजाद, मौलाना कहते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान के लोगों का मिजाज अस्करी है। अस्करी कहते हैं जंगजू, मिलिटेंट। हिंदुओं के लिए वेस्ट पाकिस्तान में रहना नामुमकिन हो जाएगा। या तो ये वहां से निकाले जाएंगे
या निकलकर खुद भागेंगे। और उसके बाद फिर वो आगे भी काफी बोलते हैं कि इसके नतीजे, क्योंकि इसके नतीजे हिंदुस्तान पे क्या पड़ेंगे, इसके नतीजे में मुसलमानों को किन परेशानियों का सामना, वो इस हद तक जाते हैं मौलाना, कहते हैं कि ये देश अगर बन गया तो ये पाकिस्तान जब बनेगा तो यहां इस्लाम जिंदा नहीं रहेगा और हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। तो वो इस चीज को पूरी तरह समझते थे। लेकिन मैं आपको महात्मा गांधी से बड़ा तो हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। 7 जुलाई 1947, 15 अगस्त को देश आजाद हुआ है। 7 जुलाई को महात्मा गांधी कह रहे हैं हिंदू और सिख जो आज पाकिस्तान में हैं, अगर वो वहां नहीं रहना चाहते, और निस्संदेह ये उनका अधिकार है कि वो हिंदुस्तान आ सकते, और इस मामले में भारत सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उनको नौकरियां दे, नागरिकता दे और वो सुविधाएं दे जिससे वो अच्छा जीवन भारत के अंदर जी सके। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नहीं मैं पहले महात्मा गांधी का ही आपको एक और, मेरे पास कई सारे हैं जो हरिजन में उनका छपा हुआ है, लेकिन मैं एक बताता हूं आपको, और उन्हीं जो छपा है जैसे हरिजन में वो पढ़ता हूं और उसके बाद उसका अनुवाद करता हूं। इफ पाकिस्तान परसिस्ट इन रॉन्ग डूइंग देयर इज बाउंड टू बी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान जो ये उत्पीड़न कर रहा है, जो ज्यादती कर रहा है, अगर ये पाकिस्तान लगातार करता रहेगा तो इसका एक ही नतीजा होगा, और वो ये होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग होगी। ये किसके शब्द हैं? जो अहिंसा का पुजारी था। वो ये मानते थे कि पाकिस्तान इतना ज्यादा जुल्म कर रहा है, बल्कि शायद महात्मा गांधी अगर जिंदा रह जाते तो महात्मा गांधी ने यह ऐलान किया था कि वो अब जाके वो कुछ समय के बाद पाकिस्तान जाना चाहते थे, क्योंकि जो खबरें उन्हें आ रही, जिस तरह वो यहां पे विभाजन हो जाने के बाद जिस तरह उन्होंने यहां हिंसा में घिरे हुए मुसलमानों की जानें बचाई, इसी तरह वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। अब वो उनके लिए काम करते थे जिनकी जान और इज्जत को पाकिस्तान में खतरा। देखिए मैं आपसे एक बात कहता हूं, हिंदू मुसलमान की बात करना, सिख की बात करना, क्रिश्चियन की बात करना, यह हमारी परंपरा के मुताबिक नहीं। हमारी परंपरा तो यह है उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्री चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारत नाम भारतीय यत्र संतति। हर कोई जो उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, इस बीच में जो कोई है वो भारत की औलाद। यह है सनातन सिद्धांत। तो फिर क्यों इस कानून ने मुसलमानों को छोड़ दिया? मैं बता रहा हूं आपको, यह है सनातन सिद्धांत, यह है हमारी संस्कृति, यह है हमारी सभ्यता। लेकिन पाकिस्तान के बनने से, पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान के बनने से विशेष परिस्थितियां पैदा हुई। एक सनातन धर्म होता है, एक युग धर्म होता है, एक देश धर्म होता है, एक काल धर्म होता है। काल धर्म यह है कि एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई, पाकिस्तान बना। 1950 में पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में समझौता हुआ, और उस समझौते में क्या कहा गया? हमारी यह जिम्मेदारी है दोनों सरकारों की कि हमारे यहां जो लोग कम तादाद में हैं, मुझे माइनॉरिटी शब्द बहुत अच्छा नहीं लगता है, हमारे यहां जो कम तादाद में हैं, हम ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जिसमें वो छोड़ के अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर ना हो, उनकी सुरक्षा की जा सके। 1950 में जिस समय ये पैक्ट हुआ है, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान में गैर मुस्लिम आबादी 17% थी, बांग्लादेश में 30% आबादी थी, हिंदुस्तान में अगर वो माइनॉरिटी शब्द आप प्रयोग करना चाहें तो मौलाना आजाद तो 3.5 करोड़ कहते हैं, लेकिन 4 करोड़ माना जाता है कि 4 करोड़। आज हिंदुस्तान में हमने अपना दायित्व निभाया या नहीं निभाया, इससे अंदाजा लगा लीजिए। आज हिंदुस्तान में 20+ करोड़, बाकी वेस्ट पाकिस्तान में जहां 17% थे, आज मेरी अंदर सरकार की तरफ से चूंकि 3.1% कहा गया, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैंने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स में देखा है कि 1.3%, और यह मैंने आज से 7-8 साल पहले कोट किया था जब सीएए की कंट्रोवर्सी नहीं थी। बांग्लादेश में जहां 30% थे, आज वहां पर 7% हैं। तो हमने वो जिम्मेदारी अदा की है या नहीं की है? मैं ये मानता हूं, यहां पे मुसलमान को छोड़ा नहीं गया। मुसलमान यहां पे जिनसे वादा किया गया था, महात्मा गांधी ने वादा किया, पंडित जी ने वादा किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वादा किया, हद यह है कि मनमोहन सिंह जी ने वादा किया। वो मैं और आपको सुना दूं जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है, इसी के ये तो अभी हाल की बात है जो मनमोहन सिंह जी ने कहा है। मनमोहन सिंह जी, द माइनॉरिटीज इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हैव टू फेस परसिक्यूशन इफ द सिचुएशन फोर्सेस देम टू फ्ली, देन इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड देम सिटीजनशिप इन इंडिया। मनमोहन सिंह जी के बाद पिंडप जी का बयान है 6 दिसंबर 2007 का, जब वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने भी यही बात कही है। और उससे भी आगे बढ़कर अशोक गहलोत का खत है 2009 जुलाई का, जो उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री श्री चिदम्बरम जी को लिखा है। और जरा इसे गौर कीजिए क्या लिखा है। I am writing this letter to draw your attention to Hindu and Sikh refugees who have come from Pakistan. Most of these displaced persons belong to scheduled castes and other Hindu backward communities. They are living in camps in utter poverty. They are demanding Indian citizenship. I urge you to prepare a scheme to give them citizenship at the earliest. अब मैं आपको नहीं, मैं पहले इसे कंप्लीट कर दूं कि मुसलमान को क्यों छोड़ दिया। ये वादा महात्मा गांधी ने उनको किया है जिनका परसिक्यूशन हो रहा है। जो लोग अपने देश में नौकरियां ना होने के कारण गैर कानूनी तौर से भारत में आ रहे हैं, उनको वादा नहीं किया गया। आप देखिए, मैंने जब केरला में प्रोटेस्ट शुरू हुए, मैंने सबसे कहा प्रोटेस्ट करिए, मैं मना नहीं करता, आप आके बात करिए। कोई नहीं आया सिवाय एक ग्रुप के जो 8 मौलवी थे। मैंने जब उनके कागज देखा तो मैंने कहा आप तो मदरसे में पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा आप कुरान पढ़ाते हैं? उन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये मैंने कुरान की आयत कोट की, उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुना अल्लाह।
मैंने कहा ये पढ़ाते हैं आप? बोले हाँ। मैंने कहा इसमें कुरान उन लोगों को जिनको उनकी आस्था के कारण जिन पे जुल्म किया जाए, कुरान उनको स्पेशल क्लास मानता है या नहीं मानता? उन्होंने कहा मानता है। मैंने कहा अब इसके बाद कोई चीज आर्गुमेंट की जरूरत रह गई? हाँ, क्या आप उनको जो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए उनकी बेटियों को किडनैप किया जाता है, उसके से बचने के लिए गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, और उनको जो नौकरी हासिल करने के लिए हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे हैं, क्या हम उनको बराबर करेंगे? देयर कैन नॉट बी वर्स इनइक्वालिटी देन ट्रीटिंग अनइक्वल्स एज इक्वल्स। इसमें ऐसा चिदम्बरम साहब ने 2-3 सवाल पूछे हैं। हाँ। वो भी उस वक्त होम मिनिस्टर थे। एक सवाल उन्होंने पूछा कि क्या अहमदियाज, क्या शिया मुस्लिम जो पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में है, उनका जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है, अगर वो आना चाहें तो उनके लिए रोक क्यों? इसमें रोक कहीं है ही नहीं। पिछले कई सालों में अदनान समी, सलमा आगा जैसे कितने लोगों को सिटीजनशिप दी गई। अगर कोई आता है कि मेरे ऊपर भी जुल्म हो रहा है, उसकी एप्लीकेशन भी कंसीडर हो सकती है। रोका कहीं गया ही नहीं है। लेकिन ये जो कानून बना है, ये उनके बारे में बना है जिनसे महात्मा गांधी ने वादा किया था। ये कानून कानूनी शक्ल दी गई है, वैधानिक रूप दिया गया है उस वादे को, जो वादा महात्मा गांधी से लेके पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेके मनमोहन सिंह जी तक हर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, उनको वादा किया गया। अगर इसमें मुसलमानों को भी रख लेते तो क्या बिगड़ जाता? आप अहमदिया की बात कर रहे हैं। अहमदिया ब्रिटेन में, आज उनका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में। कोई भी अहमदिया हमारे यहां नहीं आने वाला। अहमदी उनके लिए यूरोपियन यूनियन ने उनको परसिक्यूटेड माइनॉरिटी डिक्लेयर किया हुआ है। वो सीधे खास तौर से इंग्लैंड जाते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदुस्तान आता है, ये कानून इससे नहीं रोकता सरकार को कि उसकी एप्लीकेशन कंसीडर की जा सके, नहीं रोकता है उससे। लेकिन ये कानून तो उनके लिए है जिनको ये मुसीबत हमारे फैसले की वजह से झेलनी पड़ी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बयान डॉक्यूमेंटेड है। उन्होंने कहा ये लोग कौन हैं? अशोक गहलोत जी के बयान से भी आपने देखा हो, ज्यादातर कमजोर वर्गों के लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं। क्यों? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने सरकारी तौर पर बयान दिया, अगर इनको जबरदस्ती रोका गया था, अगर हम इनको जाने देंगे तो हमारे टॉयलेट कौन साफ करेगा? अब आप ये जुल्म करने के लिए फिर उसके बाद आप एक बात गौर करिए, मेरी आपसे दरखास्त है, हर साल पाकिस्तान में 10-20 केस होते हैं ब्लास्फेमी के, क्या कहते हैं उसको, ईशद्रोह। हाँ, संस्कृत में, हिंदी में कोई लफ्ज नहीं है ब्लास्फेमी के लिए, लेकिन अब उसका एक बना लिया है नया एक शब्द, ईशद्रोह। ये आखिर कोई वजह है कि ये महिलाओं के खिलाफ क्यों होते हैं ब्लास्फेमी के केसेस? और जो कोई जज, और वो महिला कहती है मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और जज अगर उसे बरी कर देता है, अगला दिन भी नहीं होता, जज को मार दिया जाता है। ये 2019 के, मेरे पास इस वक्त 50 से ज्यादा आर्टिकल इस आईपैड में हैं, जिसमें 10-12 आर्टिकल 2019 के हैं, जो अभी साल गया है। पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली कमेटियां हैं, वो कह रही हैं कोई साल ऐसा नहीं गुजरता जिसमें 1000 बच्चियों का अपहरण ना होता हो। वहां इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जज ये सवाल पूछ रहा है कि ये आखिर कम उम्र की लड़कियां ही धर्म परिवर्तन क्यों करती हैं, बड़ी उम्र की औरतें क्यों नहीं करती? 1000 से ज्यादा बच्चियों का अपहरण होता है, और उनको धर्म परिवर्तन, एक मदरसे हैं जिन्होंने फॉर्म, मेरे पास वो फॉर्म भी है, फॉर्म छपवाए हुए हैं, उस पर उनके एंट्री की जाती है और उनकी किसी से शादी करा दी जाती है धर्म परिवर्तन करा के। तो मैं नहीं, पाकिस्तान में इनमें से जो 50 से ज्यादा आर्टिकल मेरे पास है, इसमें से 45-46 आर्टिकल मुसलमानों के लिखे हुए हैं, और मुसलमानों में भी ज्यादातर मुस्लिम महिलाओं के लिखे हुए हैं, जिन्होंने यह बयान किया है कि किस तरह इन बच्चियों के ऊपर, जो हिंदू हैं, जो पिछले साल का आपको वाकया याद हो जिसमें हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब, उन्होंने बहुत जोर से उसको मामले को उठाया था। एक 17 साल की बच्ची, सिख बच्ची, उसको अपहरण कर लिया, ननकाना साहब से किया। तो मैं आपसे ये पूछता हूं, जब आप ये कहते हैं कि इसमें उनको अगर किसी पे जुल्म हो रहा है मुसलमान पे पाकिस्तान में, और वो आता है, उसकी नागरिकता की एप्लीकेशन पे गौर करने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर आप उसे मिला देंगे इनके साथ जो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए भाग के आते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के कुकर्मों पे पर्दा डालने का काम करेंगे। क्या ये करना चाहिए हमें? आरिफ साहब, सिर्फ मुसलमानों को उसमें नहीं रखा गया, उसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां यहां पैदा हुई। जितने भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, आम साधारण मुसलमान, उनकी बातें मैं सुनता हूं, उनको ये लगता है कि उन्हें हिंदुस्तान से निकाल दिया जाएगा, उनसे सबूत मांगे जाएंगे, और वो सबूत नहीं होंगे तो उनकी नागरिकता, उनको लगता है कि हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई तो रह पाएंगे, हम यहां नहीं रह पाएंगे। बात असल में ये हमारी कमी, मैं मानता हूं हमारी कमी है कि हम इसको बात को ठीक से बता नहीं सके। ये नागरिकता से मुताल्लिक कानून नहीं है, ये नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है, ये इस कानून का कोई ताल्लुक भारत के नागरिकों से नहीं है, वो चाहे जिस धर्म के मानने वाले हों। इसका ताल्लुक उन लोगों से है जिनका उत्पीड़न किया जाता है, और वो अपनी जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी बच्चियों को अपहरण से बचाने के लिए भाग के भारत में गैर कानूनी तौर पर शरण लेते हैं। ये बात सुन ली सबने, लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले ये कानून आएगा नागरिकता का, और उसके बाद फिर एनआरसी आएगा। जब एनआरसी आएगा तब हमसे सबूत मांगे जाएंगे, और हिंदू से, क्रिश्चियन से, सिख से, ईसाई से कोई सबूत नहीं मांगेगा। अच्छा, अगर ऐसा है, मानी पहली बात तो ये बिल्कुल भ्रामक है। कोई हिंदुस्तानी नागरिक से, नागरिक की नागरिकता को कोई खतरा हो सकता है? आसाम में भी भाई 1985 में
जब अकॉर्ड साइन किया है उस वक्त की सरकार ने, माननीय राजीव जी प्रधानमंत्री थे, उसमें भी 1971 की वोटर लिस्ट को अकॉर्ड का हिस्सा है। तो अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में के जो नागरिक हैं उनके बाप दादाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। अगर 1971 की वोटर लिस्ट को अकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है तो 1971 का मतलब हमारा इस देश के नागरिकों के बाप दादाओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है क्या? ये चिंता, ये अपने आप में ये उसूल, ये भी बताइए ना साथ में कि ये उसूल कि हम फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको निकालेंगे, हालांकि निकाला कोई गया नहीं है, ये किसने स्वीकार किया था? देखिए, ये असम से बात शुरू हुई, असम में एनआरसी हुआ। हाँ? अब उसमें 19 लाख लोग आइडेंटिफाई किए गए जो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैं आपसे कहता हूं, जब आप साइन कर रहे हैं एक अकॉर्ड, तो उसके मुताबिक कार्रवाई होगी नहीं। वो किसने किया था, यही तो पूछ रहा हूं मैं। कोई देश दुनिया का आज है, मानिए मैं एक धर्म का मानने वाला हूं, क्या मुझे यह अधिकार है, दुनिया में उस धर्म के बहुत सारे देश हैं, क्या मुझे यह अधिकार है कि मैं कहीं भी बगैर कागज के और उस देश में चला जाऊं? जरा जाके तो दिखाइए, कोई मुमकिन है? देखिए, एक जमाना था जब पासपोर्ट नहीं होता था, जिसका जी चाहता था जहां चाहता था चला जाता था। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारे जो सनातन सिद्धांत है, सनातन में किसी रिलीजन की बात नहीं है, सनातन का मतलब है जो इटर्नल वैल्यूज हैं इंडियन सिविलाइजेशन की, उसमें जो हिमालय से समुद्र तक यहां पे है वो भारत की संतान है और वो हमारा है। लेकिन इसमें भारत की संस्कृति में सनातन के साथ युग धर्म और काल धर्म का भी प्रावधान है। आज जब पूरी दुनिया में एक सिस्टम लागू है, हम दुनिया से अलग होकर नहीं रह सकते, हमें भी एक रजिस्टर चाहिए। लेकिन रजिस्टर के बारे में डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर आसाम के लोगों का 1971 की लिस्ट शामिल हो सकती है तो बाकी देश में तो ये कोई संकट ही नहीं। आरिफ साहब, मुसलमानों के दिल में ये बात गहराई से बैठी हुई है कि जब एनआरसी बनेगा तो उनके पास सबूत नहीं होंगे, उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा, उनका वोट लेने का हक उनसे छीन लिया जाएगा। ऐसा है कि आप समझते हैं डिटेंशन सेंटर में, ये भ्रामक प्रोपेगेंडा है। डिटेंशन सेंटर, सरकार को और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि सरकार लाखों को आइडेंटिफाई करके और उनको डिटेंशन सेंटर में बंद कर देगी। सरकार को और कोई काम? अरे हम अपने हर नागरिक की प्रतिभा, हर नागरिक की शक्ति का इस्तेमाल देश के विकास और प्रगति के लिए करना चाहते हैं, या हम अपने नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में डालेंगे? आजकल आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, मस्जिदों में कैंप लगाए जा रहे हैं, हम आपके बर्थ सर्टिफिकेट, आपके यहाँ होने के सबूत, आपके बाप दादा के नाम मुहैया करवा दें, कभी एनआरसी आ गया तो आपको परेशानी ना हो। बात असल में यह है कि आप तो पता नहीं मुझे, मैं फिल्में वैसे भी कम देखता हूँ, लेकिन गिनती की चंद देखी होंगी पूरी जिंदगी में, 5-7 फिल्में। लेकिन मैं सुना बहुत है कि फिल्मों में विलेन जो होता है वो पहले अपने दोस्तों के जरिए हीरोइन पर अटैक कराता है और वहीं कहीं छुप के खड़ा होता है जिस वक्त अटैक होता है, और फिर वो आता है डिशुम डिशुम करता है। तो ये जमाने से हम देख रहे हैं, यही डर पैदा किया गया, गौर करिएगा, यही डर पैदा किया गया था 1947 से पहले। लोकतांत्रिक आजाद देश में मुसलमानों का धर्म खतरे में होगा, संस्कृति खतरे में होगी, भाषा खतरे में होगी, हर चीज खतरे में होगी, हमें तो अलग देश चाहिए। देश बन गया। जिन्होंने उस वक्त मदद की, 1971 तक बहुत से लोग जिंदा थे। 1971 जब बांग्लादेश बना तो उन लोगों ने कहा कि हमें भ्रमित किया गया था। 1986 में शाहबानों को लेकर यही माहौल बनाया गया था। 2017 में वही पर्सनल लॉ बोर्ड जो 3 तलाक को कहता था कि ये इस्लामी है और अगर इसको छुआ गया तो ये हमारे दीन में मदाखलत होगी, उसी पर्सनल लॉ बोर्ड ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कहा? 3 तलाक बिदअत है, 3 तलाक अन्यायपूर्ण है, 3 तलाक खत्म होनी चाहिए, हम खत्म करेंगे इसको, हम इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। 30 साल क्यों लगते हैं समझने में? इसलिए ज्यादा शक है आरिफ साहब, जब होम मिनिस्टर इस पूरे बिल को पेश कर रहे थे, कानून नागरिकता संशोधन बिल को, उन्होंने 4 बार कहा कि अब इसके बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी पूरे देश में आएगा। मुझे आप बता सकते हैं कोई एनआरसी का मतलब क्या है? कि नागरिकों को गैर नागरिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा? अब लोगों के मन में तो यही शक है। अब जबरदस्ती अगर शक है तो भाई कौवा आपके कान ले गया, अरे भाई अपने कान पकड़ के देखिए ना, कान है कि नहीं है? कहां भागेंगे कौवे के पीछे? एनआरसी, भारत जहां पे भारत अगले 10 साल में, 15 साल में दुनिया भविष्यवाणी कर रही, दुनिया में विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। क्या भारत जैसी स्थिति में कोई देश है जिसके पास अपना रजिस्टर ना हो? लेकिन रजिस्टर का मतलब क्या यह है कि हम अपने नागरिकों को कह देंगे कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो? अब देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं। जावेद अख्तर साहब की मैं स्पीच सुन रहा था, वो एक मुस्लिम सभा में स्पीच कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये चुन चुन के जो गरीब मुसलमान हैं जिनके पास कोई सबूत नहीं है, उन्होंने कहा लोगों को तो अपना बर्थडे भी नहीं पता होता, बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे, तुम सबको निकाल दिया जाएगा और तुम्हारे वोट देने का हक को ले लिया जाएगा। जितनी बातें उन्होंने कही हैं, आसाम अकॉर्ड में भी वो शामिल नहीं। आसाम अकॉर्ड में भी 1971 की वोटर लिस्ट शामिल है कि जिनका इसमें नाम होगा उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जाएगा। तो अगर पढ़े लिखे लोग, मैं कहूंगा अगर वो बेचारे कम पढ़े लिखे लोगों को सिर्फ उकसाने का काम कर रहे हैं और उनका शोषण करने का काम कर रहे हैं, तो मैं उनके प्रति अपनी सद्भावनाएं व्यक्त कर सकता हूं। कपिल सिब्बल का बयान मैंने देखा। हाँ, अब कपिल सिब्बल तो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, कानून जानते हैं। उन्होंने कहा कि असल में जब एनआरसी असम में लागू हुआ तो बीजेपी को लगता था कि मुसलमान छट जाएंगे, लेकिन उसमें हिंदू भी आ गए। अब उनको बचाने के लिए ये
नागरिकता आप संशोधन कपिल कानून सिब्बल साहब का नाम ले रहे हैं ना? जी। कपिल सिब्बल 2003 में 107th रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन होम अफेयर्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2003, इसमें क्या कहा गया है? इंडियन सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी माइनॉरिटी रेफ्यूजीज, नॉट ऑल रेफ्यूजीज. नेशनल आइडेंटिटी कार्ड शुड ऑल्सो बी इशूड टू दीज रेफ्यूजीज. सिटीजनशिप शुड बी ग्रांटेड टू बांग्लादेश, ये 9 नंबर है रिकमेंडेशन. Citizenship should be granted to Bangladeshi minority refugees and not to refugees belonging to majority community. ये पार्लियामेंट की कमेटी है. Every citizen should be given a national identity card. इसके मेंबरों के नाम बताओ. बताऊं? जी बताइए ना जरूर. हाँ, इस कमेटी के चेयरमैन श्री प्रणब मुखर्जी. इस कमेटी के मेंबरों में पहला नाम श्री कपिल सिब्बल, दूसरा नाम श्री हंसराज भारद्वाज, तीसरा नाम श्री मोतीलाल वोरा, चौथा नाम श्रीमती अंबिका सोनी, पांचवा नाम श्री बीपी सिंघल. वो तो आप कह सकते हैं शायद निकालना चाहते हैं. इन्हें क्या हो गया था तब ये कहां थे जब ये रिकमेंडेशन कर रहे थे? अरे सब अब इनके पहले ये मुझे पता चलना चाहिए. ये बात इनकी समझ में आई जाके 2019 में, 2003 में जब ये रिकमेंडेशन कर रहे थे कि सिर्फ नॉन मुस्लिम जो बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, तब ये कहां थे? उनका कहना है जब वो ऐसा काम करते हैं तो मुसलमानों को शक नहीं होता, ये बीजेपी वाले करते हैं तो शक होता है. देखिए, मैं काश मैं जिस जगह पे हूं, मतलब अगर मैं नहीं, वो नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि मैं आज मजबूर हूं, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट का जवाब पॉलिटिकल स्टेटमेंट से नहीं दे सकता. जिस पोजीशन जनता में के हूं, सामने आरिफ साहब कभी कभी दे देना चाहिए. नहीं दे सकता. लेकिन इसका तो एक ही मतलब निकलता है जो आप कह रहे हैं कि हम होते हैं तो शुबा नहीं होता. तो मतलब ये कि असल मकसद ये है कि जहां अब आपकी समझ से कोई दूसरा बैठा हुआ है उसे हटाकर आपको बिठा दिया जाए. हाँ, वो यही हुआ ना इसका मतलब. अब इस पर तो देश की जनता फैसला कर सकती है ना, आप फैसला कर सकते हैं ना मैं फैसला कर सकता हूं. वो तो कहते हैं कि 303 एमपीज हैं बीजेपी के,